ऐलान किया मजम्मत का, बगैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरक़ा परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस पे नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड ख़त्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को UT बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया, उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से ये भी है कि हम
कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्रुश्चेव और टीटो। क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा किया, रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए से लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, उनको बोल भी नहीं पा रहे। हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम, यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम, आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम, FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम, आखिर में मैं अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से किया था, मैंने कहा था कि दल हित में हमारे मत मिले न मिले, दल हित में हमारे मत मिले न मिले, देश हित में हमारे मन जरूर मिलने चाहिए। पहलगाम की विभीषिका ने हमें गहरे घाव दिए हैं, उसने देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया है। ये सिंदूर स्पिरिट
हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधिमंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया है। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं, मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, करो चर्चा और इतनी करो, करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। जो देश की विजय की क्षण है, कांग्रेस उसे देश के उपहास का क्षण न बनाए। कांग्रेस अपनी गलती सुधारें। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है। वो जब तक भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता रोकेगा नहीं, तब तक भारत एक्शन लेता रहेगा। भारत का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा, यही हमारा संकल्प है। इसी भाव के साथ मैं फिर से सभी सदस्यों को सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने अफजल गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात कही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान की मीडिया ने, दुनिया ने यह स्वीकार किया कि यह पाकिस्तानी है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी
इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए तोयबा से भी बड़ा खतरा भारत के हिंदू ग्रुप है। यह कहा गया था। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, उसे जम्मू कश्मीर में पैर नहीं रखने दिए। इन्होंने घुसने नहीं दिया, उसे बाहर रखा। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस हमेशा देश की सुरक्षा को बलि चढ़ाती रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण के लिए ही कांग्रेस ने आतंकवाद से जुड़े कानूनों को कमजोर किया। गृहमंत्री जी ने आज विस्तार से सदन में कहा है, इसलिए मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी,